हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? प्रेशर फील हो रहा है? घबराहट हो रही है? कुछ कुछ टेंशन हो रही है कि एग्जाम पास आ रहे हैं? बर्डन फील हो रहा है? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल है, ये चीज़ स्वाभाविक है, हर किसी के साथ होता है। बट एक चीज़ याद रखना, जो सबसे आपके टफेस्ट पार्ट होते हैं लाइफ के, जो सबसे मुश्किल के टाइम होते हैं, या मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेहनत का समय होता है, वही आपका बेस्ट वर्जन भी आपके अंदर से निकाल के लाएगा। वो कहते हैं ना कि एक चोट खा के एक पत्थर कंकर कंकर हो गया, और एक चोट खा के एक पत्थर शंकर शंकर हो गया। तो जितना आप अपने आप को यहाँ पे इस वक्त इस प्रेशर में जो है निखार सकते हो, निखारिए, और खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, बट अभी उस रिजल्ट की टेंशन लिए बिना अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कीजिए। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हम जीएसटी की रिवीजन कर रहे थे, और जीएसटी की रिवीजन में सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में समझा, जहां पे सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक की हमने बातें की थी। उसके बाद हमने सेक्शन 9 और 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को भी समझा, जहां पे हमने आरसीएम के बारे में पढ़ा मेनली, और दूसरा कंपोजिशन स्कीम को भी समझा। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अब हमारा जो टारगेट होगा वो 3 पिलर ऑफ द सप्लाईज या 3 पिलर ऑफ द जीएसटी, उनके ऊपर फोकस करने का है। वो 3 पिलर जो मैं मानता हूं जीएसटी के हैं, वो है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तीनों ही सप्लाई के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हमें समझने होते हैं। ये तीनों क्या है? नंबर 1 इज टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई कब हुई है? क्योंकि देखिए, जीएसटी में जो चार्जिंग पॉइंट है वो सप्लाई है। तो सप्लाई किस मोमेंट पे हुई है, उसी से डिटरमाइन होगा कि आपको टैक्सेस कब पे करने हैं। किसी भी कानून के तहत टैक्सेस का टाइमली पे होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप टाइम पे जीएसटी या कोई भी टैक्स नहीं भरते हो, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट लगाए जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ये टाइम पता होना चाहिए कि कब है टाइम ऑफ सप्लाई, सो दैट यू कैन टाइमली पे योर टैक्सेस। तो टाइम ऑफ सप्लाई बात करता है समय की, कि जीएसटी हमें भरना है तो कब भरना है। दूसरा मुद्दा आया प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं, उनका एक ही सबसे बड़ा रीजन है बनाए जाने का, वो ये देखना कि वेदर आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। क्या आपकी सप्लाई सेम स्टेट में है या आपकी सप्लाई दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, सो दैट ये डिटरमाइन हो सके कि वेदर आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज करना है या फिर आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। ये चीज का डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो ये समझने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है। एंड लास्टली, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब भी जीएसटी लगाया जाता है तो एक स्पेसिफिक रेट से लगाया जाता है। फॉर इंस्टांस 5%, 12%, 18%, 28%, ये मेजर स्लैब्स हैं जो जीएसटी में है। बट ये वैल्यूज जो हम जीएसटी के निकालेंगे, वो परसेंटेज हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगाया जाएगा। लेट्स से आप कहते हो XYZ कोई भी वैल्यू आई है, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी है, तो वैल्यू इनटू में 5%, इस टाइप से जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सप्लाई की जो वैल्यू होगी उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो मैं इन तीनों को 3 इंपॉर्टेंट पिलर मानता हूं, क्योंकि जीएसटी का एक पूरा जो आप देखते हो सर्कल जो बनता है, वो इन्हीं से पूरा होता है कि किस समय जीएसटी भरना है, कितनी वैल्यू पे भरना है, और कौन सा भरना है। मैं 3 सवाल यहां पे बनाता हूं कि कितना जीएसटी भरना है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करेगा। कब भरना है, टाइम ऑफ सप्लाई। एंड कौन सा भरना है, क्या हमें सी और एस भरना है या हमें आईजीएसटी भरना है, ये डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस पर। तो हमारा मेन जो टारगेट रहेगा, इन तीनों को अच्छे से समझना है। आज मैं एक छोटा टॉपिक शुरू कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये बहुत ही क्रूशियल है, दिखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, ओनली एक सेक्शन है, सेक्शन 15। सिर्फ एक लौता एक सेक्शन है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बहुत इजीली जो है पूछा जाता है, और पूछा जा भी सकता है। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और बहुत ही छोटी सी थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जो भी जीएसटी कैलकुलेशन होगी, वो हमेशा इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली है क्या? देखिए, जब भी जीएसटी लगाया जाएगा तो वो किसी न किसी वैल्यू पे लगाया जाएगा। कोई ना कोई कीमत तो होनी चाहिए जिसपे जीएसटी लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मिस्टर ए कहता है
मिस्टर ए कहता है कि मैंने बी को 20,000 का कोई प्रोडक्ट बेचा है, लेट से कोई मोबाइल फोन बेचा है। ए कहता है कि मैंने बी को 20,000 का ये मोबाइल फोन बेचा है एंड लेट से जीएसटी की रेट है मोबाइल फोन पे 18%। तो इस केस में जीएसटी बना 20,000 का 18%, दैट इज 3600। ये जीएसटी है जो ए बी से कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब ये 3600 की जो हमने जीएसटी की जो कैलकुलेशन की वो सोलोली की है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 20,000। ये जो 20,000 का प्राइस आपको अवेलेबल था, ये 20,000 का जो प्राइस है जिसपे आपने जीएसटी लगाया है, यही होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाई किस वैल्यू पे की गई है, कितने पैसे चार्ज किए गए हैं, क्या कंसिडरेशन वहां पे चार्ज हुआ है, इसी से आपको पता चलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जीएसटी भी इसी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगाया जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हम इस वैल्यू ऑफ सप्लाई को अच्छे से समझें और कैलकुलेट करना सीखें, क्योंकि एक बात समझ लेना, अगर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई गलत निकाली तो कंसिक्वेंटली जो आप जीएसटी निकालोगे वो भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रांजेक्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी बननी चाहिए थी 1 लाख रुपीज और उसका 18% आपको 18,000 भरना चाहिए था गवर्नमेंट के पास जीएसटी, बट बाय मिस्टेक आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई असर्टेन की सिर्फ 80,000 और हेंस आपने जो 18% निकाला वो भी 80,000 का निकाल दिया एंड कंसिक्वेंटली आपने टैक्सेस दिए 12,800 रुपए। सॉरी, यहां पे आपके पास जो टैक्सेस बनेंगे 1,14,400 रुपए। ठीक है, तो आपने अंडर पे कर दिया टैक्स, जो पे होना चाहिए था आपने उससे कम पे किया। हेंस ये एक सिचुएशन है जहां पे हमें इश्यूज या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को सही तरीके से असरटेन किया जाए। अब इसके रिगार्डिंग जीएसटी में, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 15 आपका इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाएगी। हालांकि सेक्शन 15 के साथ साथ कुछ रूल्स भी नोटिफाई किए गए हैं जो हेल्प करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को असरटेन करने में, बट हमारे सिलेबस के पर्पज से मैं कहूंगा कि रूल्स हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमें सिर्फ सेक्शन 15 में जो मेजर बातें बताई गई हैं हमें सिर्फ वो पढ़ना है, रूल्स आप सीए फाइनल में पढ़ते हो। और एक और चीज समझ लेना, ये जो चैप्टर है ये काफी हद तक प्रैक्टिकल है, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये चैप्टर के हम सारे प्रोविजन पढ़ लें तो आपको सिर्फ आधे घंटे का समय और लगाना है और आपका आईसीएआई के द्वारा जो भी मॉड्यूल है, आपके एप्लीकेबल मॉड्यूल है, उसे आप डाउनलोड कीजिए एंड उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के, उन्हें सॉल्व कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखें, तो ही आप इसके मुद्दों को जो है बेटर वे में ग्रैब कर पाओगे और लंबे टाइम तक आप इन्हें जो है रिटेन भी कर पाओगे और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सॉल्व भी कर पाओगे। चलिए, तो प्रोविजंस की शुरुआत करते हैं कि क्या लिखा गया है। सबसे पहले जीएसटी इज अ टैक्स दैट इज कंप्यूटेड ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे निकलता है और उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से रेट से टैक्स लगाया जाता है। ऐसे टैक्सेस जो वैल्यूज के ऊपर निकाले जाते हैं उन्हें एड वैलोरम टैक्सेस भी कहा जाता है, ड्यूटीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है जहां पे आपके पास वैल्यूएशन बेस्ड टैक्सेस चार्ज होते हैं। सो इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट करेक्ट देन द कंप्यूटेड टैक्स विल आल्सो बी इनकरेक्ट। अगर आपने वैल्यू गलत निकाल दी ऑफ सप्लाई तो फिर आपका टैक्सेस भी गलत हो जाएगा और हेंस इसलिए बहुत जरूरी है कि वैल्यूएशन सही हो। वैल्यूएशन सेक्शन 15 में बताया गया है और कुछ रूल्स भी हैं जो सेक्शन 15 में नोटिफाइड है, बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है, तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 15 में लिखी गई बातों पर होगा। चलिए, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल बात जो सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में कही गई, क्या सेक्शन 15 कहता है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है बिटवीन द बायर एंड सप्लायर या रेसिपिएंट और सप्लायर, रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में जो लेन देन हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें जो भी रेट फिक्स किया गया है, जो भी चार्ज फिक्स किया गया है, चाहे वो पे हो गया है या फ्यूचर में पे होगा, दैट इज वेदर इट इज पेड और पेबल, उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। बट इसकी दो शर्तें, ए और बी। ए ने अपना एक मान लीजिए कार थी, वो बी को बेची है, मार्केट भाव उस कार का 10 लाख है, बट ए ने बी को वो कार सिर्फ 4 लाख में बेच दी, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इस केस में 4 लाख है। ए ने अपनी कार जो 10 लाख की मार्केट वैल्यू की थी वो सिर्फ 4 लाख में बी को बेच दी
ऐसे केसेस में ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें जो वैल्यू है वो सिर्फ 4 लाख है, और इसी ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा अगर नंबर 1 प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये जो पैसे का 4 लाख का जो लेन देन होना है इसके अलावा कोई कंसिडरेशन इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ना हो। एंड नंबर 2 बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड। बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए। अब ये रिलेटेड क्या होता है ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे, बट अभी आप समझो कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर आप दो कंडीशन पूरी करते हो। नंबर 1 प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, एंड नंबर 2 बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड। अब मेरे एग्जांपल में ए ने 10 लाख की गाड़ी बी को सिर्फ 4 लाख में बेच दी। क्या वो ऐसा कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या उस 4 लाख पे टैक्स लगाया जाएगा या 10 लाख? मैं कहूंगा सिर्फ 4 लाख पे। यहां पे लिखा गया है ट्रांजेक्शन वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू। जो ट्रांजेक्शन की, जो लेन देन की जो प्राइस है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, बशर्ते दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, जो आपने लेन देन किया है इसका जो कंसिडरेशन है इस 4 लाख के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। सपोज अगर ऐसा कुछ हुआ है कि ए ने बी से कहा कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 4 लाख में बेच दूंगा, प्रोवाइडेड तुम भी अपनी गाड़ी मुझे फ्री में दो, जो कि 5 लाख की है। अब ऐसे केसेस में जो 4 लाख का प्राइस है ना वो अकेला सोल कंसिडरेशन नहीं है, यहां पे कुछ और भी है जो कंसिडरेशन बन रहा है। फिर ये रूल नहीं लगेगा कि हाँ 4 लाख की वैल्यू ऑफ सप्लाई है। 4 लाख को वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली तब माना जाएगा इफ प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, उसके अलावा कुछ भी वहां इन्वॉल्व नहीं है। एंड दूसरा, बायर और सेलर ए और बी वो दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए। इस केस में इंडिविजुअल्स हैं तो वो किसी भी टाइप से फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स वो अनरिलेटेड होने चाहिए, तो ही प्राइस जो आपके बीच में तय हुआ है दोनों के बीच में उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं एज अ सीए किसी कस्टमर के पास जाता हूं और उस कस्टमर से मान लीजिए कस्टमर नहीं है, एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार के पास जाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचने वाला कोई दुकानदार है। लेट्स से मुझे एक फ्रिज परचेज करना है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के दुकानदार के पास जाता हूं, एक शॉपकीपर है उसके पास जाता हूं और मैं कहता हूं भाई मुझे एक रेफ्रिजरेटर चाहिए और मुझे आप रेफ्रिजरेटर दे दो। इस व्यक्ति ने कहा सर रेफ्रिजरेटर तो 15,000 रुपए का है, रेफ्रिजरेटर तो 15,000 का है। मैंने कहा अच्छा कुछ डिस्काउंट वगैरह? वो कह रहे सर एक काम कर देते हैं, आप हमें ना 15,000 मत देना, आप हमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए दे देना, और एक काम कर देना जब साल का एंड आए ना तो आप हमारी आईटीआर फाइल कर देना, आप हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भर देना। मैंने कहा ठीक है ये सौदा अच्छा है, आप जो है मुझे फ्रिज दे दीजिए 15,000 वाला 12 में और मैं आपकी आईटीआर फाइल कर दूंगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो क्या है? आपको भी सर ऑब्वियस है, आपने 15 का बात की थी बट इवेंचुअली डिसाइड हुआ है 12,000 पे। यस, दिस इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। और क्या इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे कुछ और भी कंसिडरेशन देने को एग्रीमेंट किया है, मैं यहां पे एक सर्विस भी सप्लाई करने को रेडी हुआ हूं, तो यानी कि मैं 12,000 रुपए भी दे रहा हूं एंड साथ में आईटीआर भी फाइल करके दूंगा। दैट मीन्स प्राइस अकेला कंसिडरेशन नहीं है उस फ्रिज को लाने का, आपने 12,000 रुपए के साथ में एक सर्विस देने का भी एग्रीमेंट किया है, हेंस आप एक सर्विस भी दोगे जो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन है। अब ऐसे केसेस में आपके 12,000 को यहां पे कंसिडरेशन या वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो किस चीज को माना जाएगा? ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, ये हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं कि अगर आपका प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्राइस को ही या आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन है। नंबर 2, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई असर्टेन करते हैं। लाइक मान लीजिए अब मैं इस दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने मुझसे कहा कि मैं फ्रिज आपको 15,000 में बेचूंगा। मान लीजिए मैं नॉर्मल कस्टमर हूं, मुझे कोई आईटीआर फाइल नहीं करनी आती, तो उसने कहा सर मैं 15,000 में जो है ये रेफ्रिजरेटर सेल करता हूं। मैंने कहा ठीक है, मुझे पसंद है फ्रिज, मैं लेने को तैयार हूं।
बट मैंने उससे कहा भाई एक काम करना पड़ेगा तुम्हें ना ये मेरे घर पे पहुंचाना पड़ेगा। तो शॉपकीपर ने कहा सर पहुंचा दूंगा, लेकिन 1000 रुपए ज्यादा लगेंगे, क्योंकि रास्ते का भाड़ा वगैरह ये सब कुछ हमें जो है बियर करना पड़ेगा, तो हम वो खुद की जेब से बियर नहीं कर सकते। हेंस आपको 15,000 रुपए फ्रिज के भी देने पड़ेंगे और 1,000 रुपए फ्रेट के भी देने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है और ये आपका फ्रेट है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप इसे पहुंचा दो। साथ ही में मैंने कहा भाई इसमें ना एक ट्रे एक्स्ट्रा ऐड करवा दो, क्योंकि आपने जो दे रखा है इसमें यहाँ पे बीच में स्पेस ज्यादा है, तो इसमें एक ट्रे और डलवा दीजिए। तो उसने कहा सर ठीक है, 500 रुपए उसके चार्ज एक्स्ट्रा होंगे। मैंने कुछ एडिशन करवाया, उसके भी 500 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए। मैंने कहा भाई इसका जो ये गेट दिख रहा है ये बहुत ही सिंगल कलर का है, बहुत बोरिंग है, इस पे कुछ चित्रकारिता होनी चाहिए, कुछ कलाकृति तो बनाइए इस पे। तो कहता है कि ठीक है सर हम कुछ डिजाइन डलवा देते हैं, इसके नाम के भी जो है 1500 रुपए और दे देना। तो कुल मिला के फाइनली उन्होंने 18,000 रुपए मुझे बताए कि 18,000 रुपए आपको देने। अब मेरा आपसे क्वेश्चन आया कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा। मैं फ्रिज लेने गया था, फ्रिज तो 15,000 का है, बट फ्रिज के साथ कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी मुझ पे लगाए गए हैं जो 3,000 के बन गए। अब मुद्दा आया सर जीएसटी 18 पे लगेगा या 15 पे। तो हमारा सेक्शन 15 इस चीज के बारे में क्लियरली बताता है। सेक्शन 15 बताता है कि जब आप जीएसटी की वैल्यूएशन करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे, तो आपको क्या शामिल करना है और क्या नहीं करना, हम क्लियरली आपको पहले से बता देते हैं। ये चीजें सेक्शन 15 में लिखी गई है कि क्या क्या है जो आपके प्राइस में जोड़ा जाएगा और क्या क्या है जो प्राइस में जोड़ा नहीं जाएगा या जिसे माइनस करना है। बट इस एग्जाम्पल के पर्पज से ये तीनों ही चीजें जो है वो ऐड की जाएंगी एज पर सेक्शन 15 एंड फाइनली जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन 18,000 रुपए पे जीएसटी लगाया जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो जीएसटी ने कहा गया और सेक्शन 15 में कहा गया है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। सबसे पहला पॉइंट, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस या चार्जेस। कोई भी किसी भी टाइप का टैक्स, किसी भी टाइप की ड्यूटी, किसी भी टाइप का चार्ज किसी भी लॉ के अंडर लग रहा है, वो आपकी कॉस्ट में या वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा बिफोर कैलकुलेटिंग जीएसटी। अदर देन जीएसटी, जीएसटी खुद को छोड़कर, बिकॉज खुद की तो हम कैलकुलेशन करने ही वाले हैं, तो जीएसटी के टैक्सेस को छोड़कर किसी भी लॉ के तहत अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो जोड़ा जाएगा। लाइक मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट लेने गए, लेट्स से आप कोई मशीन लेने गए हैं, आप एक मशीन लेने गए हैं, ये मशीन नॉर्मली 50,000 रुपए की आती है, बट ये मशीन है ना थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा करती है, तो गवर्नमेंट ने इस पे पोल्यूशन टैक्स लगा रखा है। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, ये मशीन पोल्यूशन ज्यादा करती है तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक टैक्स लगा रखा है 5,000 रुपए का पोल्यूशन टैक्स। तो इवेंचुअली आप 50,000 में खरीदोगे बट आपको मिलेगी ये 55,000 रुपए में। 5,000 का टैक्स भी आपको देना पड़ेगा और ये टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो, दुकानदार आपसे लेता है बट गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब मुद्दा ये आया कि वेदर जीएसटी 50 पे लगेगा या 55 पे। तो आप सब कहोगे सर टैक्स पे थोड़ी टैक्स लगाया जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, जीएसटी 55,000 पे ही लगेगा। दैट मीन्स क्या सर टैक्स पे टैक्स लगा दिया? यस, बिल्कुल लगा दिया। गवर्नमेंट ने साफ क्लियरली बोल दिया कि भाई टैक्स से सारे जोड़ देना, चाहे वो किसी भी लॉ के तहत लग रहे हो, और जो फाइनल वैल्यू है उस पर जीएसटी लगेगा। इवन जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी लगती है। लेट्स से आपने 5 लाख का सामान इंपोर्ट किया है, 5 लाख के गुड्स इंपोर्ट किए और उसके ऊपर 2 लाख की कस्टम ड्यूटी लगी है। एंड मेनी केसेस में कस्टम ड्यूटी प्रोडक्ट की वैल्यू से भी ज्यादा हो सकती है, 100% की कस्टम ड्यूटी भी लग जाती है कई बार। बट मेरे एग्जांपल में लेट्स से वो 2 लाख है, तो अब आपकी जो वैल्यू 7 लाख आएगी इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, तो जीएसटी आपका 7 लाख पे लगाया जाएगा। दैट मीन इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। कोई भी किसी भी टाइप का टैक्स जोड़ा जाएगा जो भी लग रहा है, एंड देन फाइनल वैल्यू पे ही आप जो है वो अपना जीएसटी चार्ज करोगे। क्या ये क्लियर है सभी को? यस। सिमिलर वे में लेट्स से मैंने मेरी कोई बिल्डिंग है वो रेंट पे दी है, मैंने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है। लेट्स से महीने का रेंट आता है 10,000 रुपए। मैंने जिस व्यक्ति को रेंट पे दी उससे कहा भाई 10,000 रुपए तुम्हें रेंट देना है।
एंड साथ में मान लेते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस भी लगते हैं उस एरिया में, जो मान लेते हैं 1000 रुपीज पर मंथ है, और मैंने कहा भाई ये भी तुम्हें ही भरने। तो ऐसे केसेस में जो जीएसटी लगाया जाएगा वो 11,000 पे लगाया जाएगा, दैट मींस इंक्लूडिंग म्युनिसिपल टैक्स। समझ गए होंगे अब तो सारे कि जो भी टाइप का टैक्स है वो सारे के सारे जोड़े जाएंगे अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अंदर जो टैक्स लगते हैं लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, इनको छोड़कर बाकी जितने भी लॉज हैं सब में लगने वाले टैक्सेस जोड़ देना एंड फिर जो वैल्यू आए उस पर जीएसटी लगाना। इज इट क्लियर? यस। चलिए अगला पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट। जो लाइबिलिटी है वो आपके सप्लायर की थी और ऐसा पैसा रेसिपिएंट दे रहा है जिसे ऑलरेडी प्राइस में शामिल नहीं किया गया था, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन है जो आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो और इसे भी जोड़ा जाएगा। सर बात समझ में नहीं आई, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी के पास जाता है, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और कहता है भाई मुझे तुम्हारी कार बहुत पसंद आ गई, ये प्लीज आप मुझे सेल कर दो। मिस्टर बी ने कहा यार ये कार तो मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल में ना 2 महीने पहले मैंने इस कार को रिपेयर करवाया था और ये कार है ना उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, अब तो मैंने ठीक करवा दिए, बट मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं देख लो, अगर तुम्हें लेना है ना तो ले लो, मैंने रिपेयरिंग करवाई थी। मिस्टर ए ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिए, सब ओके है, मैं देख के ही पहचान जाता हूँ कि कार बढ़िया है या नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कार जो है वो सेल कर दीजिए। मिस्टर बी ने कहा ठीक है। मिस्टर बी ने बोला कि मैं तुम्हें ये कार जो बेचूंगा वो 4 लाख रुपए में बेचूंगा, 4 लाख रुपीज में। मिस्टर ए ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो 4 लाख रुपए प्राइस दोनों के बीच में तय हो गया। ए एंड बी आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो 4 लाख रुपए ये एग्री हुए, आपको यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है बिकॉज ये ट्रांजेक्शन वैल्यू सही है। बट हुआ क्या, ये जो बी है ना इसने जो गाड़ी रिपेयर करवाई थी, अभी जो इसने बताया कि सर 2 महीने पहले गाड़ी रिपेयर हुई थी, उस गाड़ी रिपेयरिंग का ना 1 लाख रुपए का ड्यू अभी भी बाकी था। तो मिस्टर बी ने ए से कहा भाई 4 लाख मुझे दो गाड़ी के नाम के। ए ने कहा ठीक है ये लो 4 लाख रुपए। अब जब एक गाड़ी लेके जाने लगा तो ए ने बी से कहा कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, बी ने कहा भाई एक काम और करना, जाते जाते उसको भी 1 लाख रुपए और दे देना। ए ने एग्री कर लिया, ए ने कहा ठीक है मैं दे देता हूं। ऐसे केसेस में दिखने में ये लग रहा है कि ए ने बी को 4 लाख रुपए दिए, बट एक ऐसी लायबिलिटी जो हमारे सप्लायर की थी, जो हमारे माल बेचने वाले व्यक्ति की थी 1 लाख की, वो भी हमारे रेसिपिएंट ने अंडरटेक कर ली है या उसने पे कर दी है। तो ऐसे केसेस में आपको साफ दिख रहा है कि ए ने 4 लाख बी को दिए और 1 लाख बी के बिहाफ पर दिए, तो यानी कि सेल वैल्यू 5 लाख है ना कि 4 लाख। ये आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। एक्चुअल में ए ने डायरेक्टली बी को 4 लाख दिया और इनडायरेक्टली जब उसने बी के बिहाफ पर पेमेंट दी वो भी बी को देने जैसा ही है, तो हेंस सेल वैल्यू वुड बी 5 लाख एंड हेंस जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन 5 लाख रुपीस। क्या ये बात समझ में आई? यस। ये पॉइंट था कि लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट। थर्ड, सप्लाई के टाइम पे कस्टमर ने जो जो डिमांड्स की है कि सर ये करना है वो करना है, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें से ये हटा दो, इस पे ये डिजाइन बना दो, इसे यहां पहुंचा दो, इसे यहां लगा दो, जो भी डिमांड्स फरमाइशें कस्टमर ने की है, जिसके बाद सप्लायर कहता है भाई पैसा लगेगा, तो वो पैसा लगेगा तो वो वैल्यू में जुड़ेगा और हेंस उस पर भी जीएसटी लगेगा। दैट मीन्स जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं सप्लाई के, लाइक कमीशन पे कर रहे हैं आप किसी भी टाइप का, पैकिंग के कोई चार्ज आप पे कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन के चार्ज दे रहे हैं, टेस्टिंग के नाम के कोई चार्ज दे रहे हैं, वेमेंट के चार्ज है, डिजाइनिंग चार्ज है, डिलीवरी चार्ज है, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज है, फिटिंग चार्ज है, किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज सप्लाई के टाइम पे आप सप्लायर को पे कर रहे हो तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। लाइक जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जहां पे मैं फ्रिज लेने गया था तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो बने थे वो सारे ऐड हो जाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि सेक्शन 15 में साफ साफ बताया गया है कि भाई ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी चार्ज दिख जाए तो समझ जाना कि ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये एक
खास चीज थी जो ऐड की गई जीएसटी के अंदर। इसमें किया क्या गया कि लेट्स से ए ने बी को सेल किया है गुड्स ऑफ 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए का माल ए ने बी को बेचा और एग्रीमेंट हुआ कि बी जो है ना वो 15 डेज बाद पेमेंट कर देगा। आज माल बेचा है ए ने बी को 2 लाख का और आज तो बी पेमेंट नहीं कर पाएगा लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर वो पेमेंट कर देगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ। ना किया तो वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, 10,000 रुपीज वो एक्स्ट्रा पे करेगा, ऐसा एग्रीमेंट हो गया। ए और बी ने एग्रीमेंट कर लिया, अब 15 दिनों में बी को पेमेंट करनी है, नहीं की तो 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा देगा। अब हुआ क्या, 15 दिन बीत गए बट बी नहीं आया। ए ने बी को कॉल किया, भाई मेरे पेमेंट, बी कहता है भाई 4-5 दिनों में दे दूंगा। तो ए कहता है भाई अब 2 लाख नहीं, 2,10,000 लाना, क्योंकि आपने डिले कर दिया है और हेंस मैं आपसे 10,000 रुपए का एक कंपनसेशन भी लूंगा जो कि आपने मेरे पैसे रोकने के नाम पे जो है एग्री किया था देने का। तो बी ने कहा ठीक है भाई ये ले लेना। अब बी ने जब ये 10,000 रुपए दिए, नो डाउट 2 लाख जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मान लेते हैं ये जीएसटी को छोड़कर है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू है, तो 2 लाख तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। बट मुद्दा आया क्या ये 10,000 जो एक टाइप से ब्याज है जो आपसे डिलेड पेमेंट रिसीव करने के नाम का आप एक कंसिडरेशन या एक पेनल्टी जो है वो सामने वाले से रिसीव कर रहे हो, क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट ने कहा भाई बख्शा किसी चीज को नहीं जाएगा, जीएसटी हम इस पे भी लेंगे। इस वैल्यू को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे केसेस में जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है कि 10,000 देना है या 1% इंटरेस्ट देना है, जो भी अमाउंट एग्रीड होता है ना उस पे सामने वाला अगेन जीएसटी नहीं पे करता आपको, वो ओवर एंड अबाउ कुछ नहीं देता, वो कहेगा 10,000 ही एग्री हुआ था, ये एग्री नहीं हुआ था कि 10,000 प्लस जीएसटी दिया जाएगा, तो वो आपको सिर्फ 10,000 देगा। तो बीइंग अ सप्लायर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए हैं आपको ये ही मानना पड़ेगा कि इसके अंदर आपका जीएसटी भी है और आपका खुद का कंपनसेशन भी। तो लेट्स से जीएसटी अगर 18% है तो ये 1.18 टाइम्स माना जाएगा, या आप कहो तो 10,000 है और इसे 118% से डिवाइड करके आपको 100% की वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो सप्लाई हुई है इसके ओवर एंड अबव आपको जो है वो सामने वाला जीएसटी नहीं देने वाला, वो आपको 10,000 ही देगा, तो आपको उस 10,000 के अंदर ही जीएसटी है ऐसा मानना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे अप्रोक्सीमेटली 8475 रुपीज की, एंड उसके अलावा जो बच गया 1525 रुपए वो आपका जीएसटी है जो आप जो है इस सप्लाई के अंदर मानोगे। तो क्या लेट पेमेंट, डिलेड पेमेंट के चार्जेस, फीस, क्या ये भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ते हैं? द आंसर इज यस। एंड लास्टली इवन अगर आपको सब्सिडी मिली है जो प्राइस के साथ लिंक्ड है तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ती है, अनलेस वो सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो। इसका मतलब अगर आपको एनजीओ एनपीओ से सब्सिडी मिलती है तो वो आपके कंसिडरेशन में नहीं जुड़ती, अगर वो जुड़ती है, अगर आपको सीजीएसडी से मिली है तो फिर नहीं जुड़ेगी। लेट्स से मैंने कुछ सप्लाई किया, मैं एक सप्लायर हूं, मिस्टर ए ये लेट्स से इरिगेशन सिस्टम बेच रहा है, सिंचाई के अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बेचता है फार्मर्स को। अब ये सिंचाई के जब इंस्ट्रूमेंट बेचता है फार्मर को तो लेट्स से 2 लाख का ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो फार्मर को सेल करता है, जिसमें सारा सिस्टम सेट होता है इरिगेशन के लिए, तो वो 2 लाख रुपए में फार्मर को बेचता है। और ये जो 2 लाख का प्राइस है ये कंसेशनल प्राइस है, इसे ऐसा करने पर एक एनपीओ है जो 1 लाख की सब्सिडी देता है हर फार्मर के साथ, हर बिल के साथ। तो ऐसे केसेस में सही मायने में मुझे 2 लाख फार्मर से मिल जाएंगे और 1 लाख मुझे एनपीओ से मिल जाएंगे, तो मुझे तो मेरे ट्रांजेक्शन के नाम का 3 लाख मिल गया ना। तो हेंस जीएसटी कितने पे लगाया जाएगा? 3 लाख रुपीज पे। यहाँ पे जीएसटी 2 लाख पे नहीं लगेगा, जीएसटी 3 लाख पे लगेगा, बिकॉज ये सब्सिडी जो आपको मिली है वो एक एनपीओ से मिली है, एक एनजीओ से मिली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली होती तो फिर सर आपका सिर्फ 2 लाख पे जीएसटी लगता, दैट मींस फिर इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं किया जाता। तो मतलब ऐसी सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिलती है उन्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाता, और जो सब्सिडीज एनपीओ एनजीओ अदर एंटिटीज से मिलती है उन्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना के उन पे भी जीएसटी लगाना पड़ेगा।
ये चीज क्लियरली सेक्शन 15 में बोल दी गई है। तो ये सेक्शन 15 में बताया गया है कि क्या क्या है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। चलिए, इसके बाद क्या है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से घटाया जाता है। तो याद रखना, डिडक्शन के नाम पर एक डिस्काउंट ही है जो माइनस किया जाता है। डिस्काउंट जो होता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस किया जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से घटाया जाता है। लेकिन कौन सा डिस्काउंट? देखिए, दो टाइप के डिस्काउंट हो सकते हैं जो वैल्यू में से घटाए जाते हैं। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं जो वैल्यू में से माइनस किए जा सकते हैं। क्या? पहला, वो डिस्काउंट जो आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही दे दिया। मतलब ये कि आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदने आया, 15,000 का सामान था, आपने बोला सर 10% स्पेशल ऑफ है आपके लिए, तो दैट मीन्स आपने ऑलरेडी 1500 रुपए माइनस कर दिए और सामने वाले को 13,500 का ही प्राइस कोट किया है। तो ऐसे केसेस में जीएसटी 13,500 पे लगेगा, डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके या डिस्काउंट को डिडक्ट करके जो नेट वैल्यू आती है उसी पे लगेगा। मतलब जीएसटी 15,000 पे नहीं, जीएसटी 13,500 पे लगाया जाएगा। दिस विल बी द प्राइस ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड। ठीक है, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट था? जो सेल के टाइम पे ही एग्रीड था और उसी टाइम पे आपने जो है दे भी दिया। तो ये इनवॉइस में जब आप बिल बनाओगे तो 15,000 माइनस 1500 13,500 का ही बिल बनेगा और हेंस जीएसटी भी 13,500 का लगेगा। ठीक है, ये डिस्काउंट, जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिए जाते हैं, ये पहले से ही इनवॉइस में स्पेसिफाइड होते हैं, इनवॉइस में डिडक्ट कर दिए जाते हैं और हेंस जीएसटी नेट अमाउंट पे ही लगता है। वही एक दूसरे टाइप के डिस्काउंट भी होते हैं जो एग्री पहले हो जाते हैं लेकिन दिए सप्लाई के बाद जाते हैं। एग्री पहले ही हो गए लेकिन दिए कब जाएंगे? सप्लाई के बाद। लाइक मान लीजिए हमने मिस्टर ए से प्रोडक्ट खरीदा है। मिस्टर ए हमारा वेंडर है, सेलर है, इससे हमने प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, लाइक मान लीजिए हम फैन खरीदते हैं, इससे पंखे खरीदते हैं, पंखे हम बेचते हैं, फैन खरीदते हैं। ठीक है, सीलिंग फैन हम बेचते हैं। अब सीलिंग फैन ये मिस्टर ए हमें 1500 रुपए पर फैन के हिसाब से सेल करता है। मैंने कहा सर बहुत ज्यादा लेते हो, आप 1500 रुपए कुछ डिस्काउंट दो। तो मिस्टर ए ने कहा भाई देखो एक बात सुनो, आज आप फैन लेके जा रहे हो, एक बार बता देता हूं कि अगर आपने अगले 3 महीने में मेरे 100 पीसेस परचेज कर लिए, अभी तो आप सिर्फ 5-10 लेके जा रहे हो, अगर 3 महीने में अगर आपने मिला के 100 पीसेस परचेज कर लिए तो जो 1500 का प्राइस है मैं आपको हर एक फैन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट दे दूंगा। दैट मीन्स आपके लिए फिर प्राइस 1350 रह जाएगा। मैंने कहा भाई अभी 1350 कर दो। बोला नहीं अभी नहीं करूंगा, जब आप 100 पीसेस जो एक लेवल है, जो हर्डल है वो क्रॉस कर दोगे तब जाके डिस्काउंट मिलेगा। अब ऐसे केसेस में 3 महीने बाद जब मैंने देखा तो मैंने उस व्यक्ति से 120 पीस परचेज कर लिए थे, 120 पीस। तो क्या मैं डिस्काउंट ले सकता हूं? द आंसर इज यस। तो मैं गया मिस्टर ए के पास, मैंने कहा भाई तुमने कहा था 100 पीसेस से ज्यादा अगर तुम लेके जाओगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, लो अब 2 डिस्काउंट। तो ऐसे केसेस में जो बिल ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, जो 1500 की वैल्यू पे गए थे, जिन पे जीएसटी भी जिस टाइम पे सेल हुई थी 1500 हुई थी तो 1500 भी लगाया गया होगा, आज ये डिस्काउंट उसमें एडजस्ट किया जाएगा। वो बिल जो पहले 1500 के बने थे, आज उन पे 10% डिस्काउंट यानी कि 150 का डिस्काउंट हमें मिलेगा और हेंस हमारा जीएसटी कितने पे लगना चाहिए था? 1350 पे। बट एक चीज याद रखना, जो बिल ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, 1500 की वैल्यू पे बन चुके हैं, जीएसटी में रिपोर्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं होगा कि उन्हें फाड़ के फेंक दिया जाए और नए बिल बनाए जाए या उन्हीं में आपने पुराना काट के 1500 काट के 1350 कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं वो बन चुके हैं। इस चीज को एडजस्ट करने के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मिस्टर ये आपको बना के देगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। क्या बना के देगा आपको? क्रेडिट नोट। उस क्रेडिट नोट में वो आपको डिस्काउंट देगा, ठीक है, और वो उस डिस्काउंट से आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा एंड साथ में जब वो 150 रुपए का आपको डिस्काउंट देगा पर पीस, साथ में जो उसका जीएसटी होगा वो उसको भी रिवर्स कर देगा, यानी कि वो अपना जीएसटी भी कम कर देगा। मतलब ये कि आज लेट्स से जनवरी में जब उसने माल बेचा तो उसने 1500 पे जीएसटी भर दिया, 1500 पे जीएसटी पे कर दिया, लेकिन जब मार्च में मेरे 3 महीने में वो टारगेट पूरा हो गया
तो वो 150 रुपए का जीएसटी रिवर्स कर देगा, उल्टा कम कर देगा अपने टैक्सेस को। क्या इसने जनवरी में ऑलरेडी 1500 पे टैक्स भर दिया है? बिल्कुल भर दिया है। अब आप कहोगे सर अब क्या होगा, क्या रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो, रिफंड नहीं मिलेगा। जब इस व्यक्ति ने माल बेचा तो 1500 पे भर दिया, अब ये डिस्काउंट दे रहा है जो पहले से एग्रीड था, तो अब ये जो 150 रुपए के ऊपर जो जीएसटी होगा ये उसको कम कर सकता है। तो कंसिक्वेंटली होगा क्या, जो मार्च महीने में से जीएसटी भरना होगा वो कम पे कर देगा। मतलब मार्च में अगर इसको 100 भरना था और 5 रुपए का जीएसटी रिवर्स हो रहा था, तो ये 95 ही भरेगा, कहेगा भाई 5 मैंने पहले एक्स्ट्रा भर दिया। ये रोल होता है क्रेडिट नोट का। तो क्रेडिट नोट से बेसिकली आपकी करंट पीरियड की टैक्स लायबिलिटीज कम हो जाती हैं। आपने पहले ज्यादा भर दिया था, आज आपने एक ऐसा डिस्काउंट पास किया है जो पहले से एग्रीड था, तो ऐसे केसेस में 3 महीने पहले ज्यादा टैक्स गया है, आज आप कम टैक्स भर सकते हो ऑफ द करंट पीरियड। क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस। चलिए, तो ये होते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्या ये सप्लाई के समय दिए गए? क्या मैंने जब फैन इनिशियली खरीदा तब मुझे मिला? द आंसर इज नो। मुझे कब मिला? 3 महीने बाद, सप्लाई के 3 महीने बाद मुझे डिस्काउंट मिला। क्या ऐसा पॉसिबल होता है जीएसटी में? यस, आप जीएसटी में ऐसा कर सकते हो, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी दे सकते हो, बट शर्त क्या है? सच डिस्काउंट शैल बी एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भले ही आप टाइम ऑफ सप्लाई पे ये दे नहीं रहे, लेकिन उस फैन बेचने वाले ने मुझे बोल दिया था भाई अभी मैं दे नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, इसका डिस्काउंट मिलेगा अगर तुमने 3 महीने बाद इतने फैन बेचे। तो एग्रीमेंट पहले हो जाना चाहिए, चाहे दे बाद में देना। एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। दूसरा, वो इनवॉइस बेसिस पे लिंक भी होना चाहिए ताकि हम देख सके कौन से इनवॉइस पे कितना डिस्काउंट दिया गया है। और तीसरी और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब मैंने इनिशियली फैन जनवरी में खरीदा तो मैंने 1500 पे जीएसटी भरा, वेंडर ने मुझसे जीएसटी कलेक्ट किया 1500 पे और गवर्नमेंट को दे दिया। ऐसे केसेस में जब मैंने वेंडर से माल खरीदा है, मुझे भी नहीं पता कि मैं वेदर 100 पीस बेच पाऊंगा या नहीं, तो अभी मेरा जो इनवॉइस बना वो 1500 रुपए पे बना है, और हेंस मेरा जो टैक्स पे हुआ है वो भी मैंने 1500 के अकॉर्डिंग ही भरा है। 1500 के ऊपर लेट से 10% है तो 150 रुपए में जीएसटी भर के आया। तो नो डाउट मैं आईटीसी भी तो 150 का ही लूंगा ना, जो 10% मैंने भरा है 1500। यस ऑफ कोर्स, जो जीएसटी मैं भर के आया हूं, मैंने मिस्टर ए को पे किया है, मैं उतना ही आईटीसी क्लेम करूंगा। बट आज सोचिए जब 150 रुपए रिवर्स हो जाएंगे तो 15 का जीएसटी भी कम कर देगा मिस्टर ए। तो मिस्टर ए अपना आउटपुट कम कर रहा है, तो मिस्टर ए कह रहा है भाई पहले 150 भर दिए थे मैंने, लेकिन अब 15 की मैंने छूट दे दी है, तो मेरा टेबल 135 ही होना चाहिए। अब सामने वाला वेंडर 135 का टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, तो मुझे कैसे 150 का आईटीसी गवर्नमेंट रखने देगी? तो गवर्नमेंट कहेगी भाई मिस्टर ए ने अपना आउटपुट टैक्स कम कर दिया, तुम भी अपना इनपुट टैक्स कम कर दो, तुम अपना आईटीसी रिवर्स कर दो। मतलब ये कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जब भी आते हैं तो सप्लायर अपना करंट पीरियड का टैक्स कम कर देता है। वो जब भी नया क्रेडिट नोट बनाता है, जो पहले डिस्काउंट एग्रीड थे उन्हें आज देने के लिए वो एक नया क्रेडिट नोट बनाएगा, तो अपना करंट पीरियड का आउटपुट टैक्स कम कर देता है। एंड कंसिक्वेंटली जो बायर होता है, जिसने अर्लियर बहुत ज्यादा आईटीसी क्लेम किया होता है, उसे अपना आईटीसी भी उतना ही रिवर्स करना पड़ेगा जितना आज सप्लायर आउटपुट टैक्स कम कर रहा है। तो ये शर्तें होती हैं कि पहली बात ये पहले से एग्री होना चाहिए, दूसरा ये सप्लाई से जो है लिंक होना चाहिए इनवॉइस से, एंड थर्ड जो आपका रेसिपिएंट है वो अपना आईटीसी रिवर्स कर दे। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो या तो डिस्काउंट पहले से एग्रीड होना चाहिए या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे ही देना आप इनवॉइस में, तो आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज डिस्काउंट माइनस नहीं होते। लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल फोन बेचा 15,000 रुपए में और उस पर जीएसटी चार्ज कर दिया लेट से 10%, 1500 रुपए। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई तुम्हें 16,500 रुपए मेरे देने हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया कि मैं तुम्हें मोबाइल फोन बेच रहा हूं और तुम मुझे 16,500 दे देना। मिस्टर बी ने कहा ठीक है। अब मिस्टर बी ने अगले 3-4 महीनों में जैसे तैसे करके 12,000 रुपए तो दे दिए। बाकी के लिए मिस्टर बी कहता है ऐसे भाई मेरे पास और पैसा नहीं है, मैं तुम्हें और नहीं दे पाऊंगा, गरीब हूं, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए और मेरे पैसे माफ कर दीजिए। मिस्टर ए ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना 4500 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं।
तो ऐसे केसेस में क्या ये डिस्काउंट भी आप सप्लाई में से माइनस कर सकते हो? द आंसर इज नो। ये डिस्काउंट ना तो आपने सप्लाई के समय दिया और इवन बाद में देने के लिए भी ये शर्त जरूरी है कि ये एग्री पहले से हो जाना चाहिए था। बट ऐसा कोई एग्रीमेंट ए और बी के बीच में पहले नहीं था कि हम पैसे बाद में माफ कर देंगे, तो हेंस ये वाला डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। यानी कि ए को पूरा जीएसटी भरना पड़ेगा, एंटायर 1500 का भरना पड़ेगा, वो उसे कम नहीं कर सकता। हालांकि ए ऑलरेडी भर चुका है, अब ये उसे कम नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ये डिस्काउंट पहले से एग्रीड नहीं था। ऐसे डिस्काउंट को सेकेंडरी डिस्काउंट कहते हैं। क्या नाम दिया गया है ऐसे डिस्काउंट्स को? सेकेंडरी डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट को सेकेंडरी डिस्काउंट कहते हैं। और याद रखना, ऐसे डिस्काउंट माइनस नहीं किए जाते, ये डिडक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये जो डिस्काउंट होते हैं इनके लिए भी क्रेडिट नोट बनाया जाता है, जिसे हम कमर्शियल क्रेडिट नोट कहते हैं। ऐसे डिस्काउंट्स के लिए जो क्रेडिट नोट बनता है उसे क्या नाम दिया गया है? कमर्शियल क्रेडिट नोट। और ये जो है वो आपकी सप्लाई की वैल्यू में से माइनस नहीं किए जाते। नाम ही इसलिए कमर्शियल क्रेडिट नोट रखा गया बिकॉज सिर्फ एक खर्चा है जो आप यहाँ पे शो कर सकते हो, जीएसटी में इसकी कोई इंप्लीकेशन काउंट नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये ध्यान रखना, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर हमें स्पेसिफिक रूल फॉलो करने होते हैं, ना कि सेक्शन 15, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली तब माना जाता है अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो। अब मुद्दा है सर, रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमारे लिए ये इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास रिलेटेड पार्टीज का या रिलेटेड पर्सन का क्वेश्चन बनाया जाए, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए किस किस को रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है अंडर जीएसटी। तो देखिए, दो व्यक्तियों को रिलेटेड माना जाएगा कब? अगर पहला, द पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर्स हैं। लाइक मान लीजिए एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। दोनों के अपने अपने बिजनेसेस हैं, दोनों के अपने अपने बिजनेस हैं, और कुछ इस टाइप से इन्होंने सेटिंग बना रखी है कि मिस्टर बी के बिजनेस में ए जो है वो एक ऑफिसर है एंड मिस्टर ए के बिजनेस में बी को ऑफिसर बना रखा है। तो ऐसे केसेस में ए और बी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। दैट मीन्स जो दो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स हैं, तो ऐसे केसेस में उन दो व्यक्तियों को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो और आप पार्टनर्स हो, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हो उस फर्म की, तो आप एज अ पार्टनर रिलेटेड पार्टीज बन जाओगे बिकॉज आप पार्टनर्स हो एक पर्टिकुलर बिजनेस में। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। थर्ड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी हमेशा रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, लेट्स से आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो जो कंपनी है वो एम्प्लॉयर और आप वहां के एम्प्लॉय हो, तो आपको रिलेटेड पर्सन रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा। फोर्थ, एनी पर्सन directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or share of both of them। अब ये क्या है कि लेट्स से मिस्टर ए जो है उसके पास एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, मिस्टर ए जो है उसके पास एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में, एक में 30% की शेयरिंग है और एक में 35% के शेयर है। ए के पास एक्स कंपनी का 30% वोटिंग राइट है और वाई का 35%। इन सच केस एक्स और वाई को रिलेटेड माना जाएगा। ये चीज यहां पे लिखी गई है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति लाइक मिस्टर ए controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock of both of them, then both of them will be known as related party। चलिए, any one of them directly or indirectly controls the other। अगर दो पार्टियों के बीच में कंट्रोल का रिलेशन है लाइक होल्डिंग सब्सिडरी, तो वो हमेशा रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। both of them directly or indirectly controlled by third person, दोनों ही व्यक्तियों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, लाइक सिस्टर कंसर्न्स, ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, लेट्स से इसके पास इसके 70% शेयर है, तो ए और बी में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, ए बी को कंट्रोल करता है। एंड सिमिलर वे में ए जो है वो सी लिमिटेड को भी कंट्रोल करता है बिकॉज यहाँ 80% हिस्सेदारी है। इस केस में ए और बी आर रिलेटेड बिकॉज दे हैव कंट्रोल, ए एंड सी आर रिलेटेड अगेन कंट्रोल,
एंड इवन बी और सी भी रिलेटेड माने जाएंगे, बिकॉज इन दोनों को एक थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है। इन्हें फेलो सब्सिडरी कहा जाता है या सिस्टर कंसर्न भी कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में ये भी रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, टुगेदर दे कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अगर वो मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं तो अगेन ये रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। लाइक ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिलके एक जॉइंट वेंचर बना रखा है, ए बी लिमिटेड। दोनों मिलके इस जॉइंट वेंचर को चलाते हैं, दैट मींस दे हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर ए बी लिमिटेड। तो इस केस में ए और बी इन दोनों को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर वो मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं तो उस केस में भी वो रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। नेक्स्ट, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, लाइक ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ये आपके जो है सेम फैमिली मेंबर्स माने जाते हैं। ठीक है, स्पाउस आपके लिए, तो यही जो नियर की फैमिली है इसी को फैमिली मेंबर में काउंट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये सात जो हमने पहले पढ़े थे वही है। एंड लास्टली आपके बिजनेस का कोई सोल एजेंट है, अकेला वही एजेंट है, कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, तो उन्हें भी आपके लिए रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। तो ये लिस्ट है रिलेटेड पार्टीज की। अब ये समझ लेना कि अगर इनमें से कोई भी रिलेशन अगर दो पार्टीज के बीच में बन गया तो उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। आपको एप्लीकेबल रूल्स लगाने पड़ेंगे उन वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के। चलो नेक्स्ट, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और जो ध्यान रखने। टीसीएस, ये भी एक टाइप का टैक्स होता है जो आप कलेक्ट करते हो सामने वाले से। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी बिक रही है, शोरूम पे मैं कार लेने गया, 15 लाख की है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 15 लाख की है। अब रूल कहता है इनकम टैक्स का कि जब भी 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी बेची जाएगी तो शोरूम वाले 1% टैक्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। टीसीएस होता है वो जमा करवाते हैं आपके बिहाफ पर। तो दुकानदार मुझसे, वो जो शोरूम वाला है वो कह रहा है सर 15,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 15 लाख के ऊपर। दैट मीन्स इवेंचुअली आपको 15,15,000 पे करने पड़ेंगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब मुद्दा आया, क्या जीएसटी 15 पे लगेगा या 15 लाख पे? सर अभी हम पढ़ के आए हैं सारे टैक्सेस जोड़ने होते हैं, सारे टैक्सेस, पर याद रखना इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाला था और बोला टीसीएस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स 15 लाख पे ही जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि 15,15,000 पे। ठीक है, चलिए लेट पेमेंट हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही कंसीडर की जाती है। क्वेश्चंस में भी आपको ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, यहां गलती होने के चांस रहेंगे। चलो, नो क्लेम बोनस भी डिडक्ट होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अभी नो क्लेम बोनस क्या होता है? कई बार हम पॉलिसीज लेते हैं, लेट्स से मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, पूरे साल मैंने एक बार भी कंपनी का खर्चा नहीं करवाया। दैट मीन्स मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तो भर दिया 10-12 हजार, बट मुझे कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। हेंस जिस कंपनी का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था उन्हें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, 12,000 बिना किसी कारण उनकी जेब में प्रीमियम के चले गए। ऐसे कस्टमर कंपनी के लिए वरदान जैसे होते हैं जो प्रीमियम देते हैं बट उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कंपनी कहती है भाई तुमने पिछले साल 15,000 का प्रीमियम भरा था बट हमसे 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मांगा, तुम बीमार ही नहीं हुए, तुम अच्छे कस्टमर हो, तो इस साल हम तुम्हें 10% छूट देते हैं और तुम्हें सिर्फ 13,500 का ही प्रीमियम पे करना है। दिस इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस। अगर आप कोई क्लेम नहीं ले रहे तो आपको कुछ बोनस दिया जाएगा। ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि हर साल के हिसाब से देना है, 2 साल 4 साल, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी। बट हमारा मुद्दा ये है कि 15,000 वाला प्रीमियम था, 1,500 का एक डिस्काउंट दे दिया गया और 13,500 नेट मांगे जा रहे हैं, तो जीएसटी किस पे लगेगा? द आंसर इज 13,500, क्योंकि यहाँ पे जो आप डिस्काउंट दे रहे हो एट द टाइम ऑफ सप्लाई आप इनवॉइस में शो कर देते हो कि ये नो क्लेम बोनस है और हेंस नेट जो आपका टैक्स लगेगा वो 13,500 पे लगेगा। चलिए, कुछ डिस्काउंट स्पेशल टाइप के हम बात कर चुके हैं, लाइक स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट ज्यादा वॉल्यूम खरीदने पर आपको दिए जाते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए, एक सेकंड के लिए। चलिए, वीडियो आ रही है सभी को? आई होप सभी को वीडियो दिख रही है। चलिए, तो कुछ स्पेशल टाइप के डिस्काउंट होते हैं लाइक स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट जनरली ज्यादा माल खरीदने पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, आपको कहा जाता है कि आप इतनी अगर क्वांटिटी रीच कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, और ये डिस्काउंट ऑलरेडी जो है ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर होता है। लाइक मान लीजिए आपको कहा जाता है कि अगर आप 1 किलो खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आज ही अगर आप 10 किलो लेके जाओगे तो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्यादा खरीदने पर डिस्काउंट मिलता है।
और ये डिस्काउंट इनवॉइस में पहले से शोन होता है, अलग से दिखाया होता है कि इतना डिस्काउंट है, तो ये एट द सप्लाई के टाइम पे दे दिया गया तो डिडक्ट होता है। दूसरा पीरियोडिक, ईयर एंड और वॉल्यूम डिस्काउंट, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जहां पे मैंने कहा फैन ले जाऊंगा मैं तो 3 महीने में अगर मैंने 100 पीस ले लिए तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ये पहले से एग्रीड था तो डिडक्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 6 महीने तक कोई कस्टमर आपसे बहुत सारा माल लेके जा रहा है एंड फाइनली 6 महीने बाद आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा खासा इसने खरीद लिया है तो इसे कुछ छूट दे देते हैं, तो उस केस में वो माइनस नहीं होगा, बिकॉज वो पहले से एग्रीड नहीं था, ये बाद में लेटर ऑन आपने सोचा है। सप्लाई के टाइम जब माल बेचा जा रहा था उस टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी आपके कस्टमर के साथ, हेंस वो माइनस नहीं होगा। तो इस केस में दोनों ही चीजें हो सकती है। एंड लास्टली सेकेंडरी डिस्काउंट, ऐसा डिस्काउंट जो पहले से एग्रीड नहीं था, ऐसे डिस्काउंट कभी भी माइनस नहीं किए जाते और आपको ग्रॉस अमाउंट पे ही टैक्सेस जो है वो पे करने होते हैं। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई का, जिसमें हमने सेक्शन 15 पढ़ा और हमने ये समझा क्या क्या है जो जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम जोड़े जाते हैं और क्या क्या आइटम है जिन्हें एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूजन सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना, पहला डिस्काउंट और दूसरा गवर्नमेंट की सब्सिडी जो सीजी या एसजी से आपको मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। अब आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, 8-10 क्वेश्चन है मॉड्यूल में कम से कम, आप सभी को प्रैक्टिस कीजिए। आपको पूरा जो प्रोविजन मैंने बताया है आपको दिखेगा कि सारे के सारे अप्लाई कैसे करते हैं। प्रैक्टिस देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस रिवीजन जो लेक्चर्स की सीरीज है इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ही कर पाएंगे, फास्ट मैनर में कर रहे हैं वो भी, तो इतना डिटेल्ड डिस्कशन हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियस है कि हमारे पास वो समय नहीं है। कोशिश है 30 आवर्स में हम पूरा जीएसटी वाइंड अप करें। मैं कोई मैराथन भी नहीं बना रहा इसे कि 6-7-8 घंटे में हम जीएसटी को खत्म करें। मेरा पर्पज ये है कि एटलीस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो वो इन वीडियोस को देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके एटलीस्ट जो है एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर जो है वीडियोस में एग्जाम में अपना जो है वो बना सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।